औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोग सबके। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो है जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ कब करते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ उस वक्त यूज़ होती है जब हमने किसी दो या दो से ज़्यादा इवेंट की सक्सेसिव हैपनिंग को चेक करना हो। किस चीज़ को चेक करना हो जी? दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की सक्सेसिव हैपनिंग को। सक्सेसिव हैपनिंग का मतलब क्या है? या दो से ज़्यादा इवेंट इकट्ठे एट अ टाइम क्या हो, हैपन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है किस चीज़ की कि हमने ड्रॉ किए या हमने रोल किया डाइस को। तो हमारे पास डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अगर हम दो डाइस रोल करें तो देखें फिर हमारे पास क्या आ सकता है, तब भी 1 2 3 4 3 दो दफ़ा आ गया, 5 एंड 6 आ सकता है। ठीक है जी। तो हमें वो कहता है कि अगर दो डाइस रोल किए जाए अलग अलग करके, एक को पहले रोल कर दिया फिर दूसरे को रोल कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के 3 आए एंड क्या आए, 4 आए। एक पे 3 आए और एक पे क्या आए जी, 4 है। इस चीज़ की हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, बीच में एंड लग रहा है ना। तो एंड जब भी लगता है तो वहां पर क्या यूज होती है, मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज होती है जी, मल्टीप्लिकेशन यूज होती है। और मल्टीप्लिकेशन जब भी यूज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ बॉल्स हैं जी, एक जैसी आइडेंटिकल बॉल्स हैं। कैसी बॉल्स हैं जी हमारे पास? हम कहते हैं जी हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं ना जी वो है जी 6। ठीक हो गया जी। जो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं जी वो हैं जी हमारे पास 4। ठीक। और हमारे पास और कौन सी बॉल्स जी, ब्लू बॉल्स कर लेते हैं। और हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं जी वो हैं जी 3। वो क्या कहता है जी, कहता है जी आप इसमें से 3 बॉल्स ड्रॉ करें। कितनी बॉल्स ड्रॉ करें जी? 3 बॉल्स ड्रॉ करें। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 3 बॉल्स हैं उनमें से क्या आई हो, एक रेड हो, एक ब्लू हो और एक क्या हो, ब्लैक हो। अगर हम इसको बगैर लॉ लगाए चेक करें तो देखिए हमारे पास क्या क्या काम हो सकता है। ये हो सकता है ना कि एक रेड आए, एक ब्लैक आए और एक क्या आए, ब्लू आए। ऐसे हो सकता है। या यूं हो सकता है कि एक ब्लू हो, पहली ब्लू आ जाए, दूसरी रेड आ जाए, तीसरी ब्लैक आ जाए। या ये भी हो सकता है कि पहली क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, दूसरी क्या आ जाए, रेड आ जाए और तीसरी क्या आ जाए, ब्लू आ जाए। वो परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट है। एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके भी और भी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तकरीबन 3 फैक्टोरियल 6 पॉसिबल वेज में हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बजाय निकालने के अगर मैं क्या कहूँ जी, मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा के इसको हल करूँ, तो उस तरीके से भी हल किया जा सकता है। तो हमें पहली बात ये समझाए कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किस वक्त यूज होता है, जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किस चीज़ की, सक्सेसिव इवेंट्स की, कि दो एट अ टाइम क्या हो रहे हैं जी, हैपन हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, इसको समझने के लिए पहले दो तरह बातें जरूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं कि जो दो इवेंट्स हैं, जिन दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं या वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओके जी। सबसे पहले आते हैं जी डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? वो वाले इवेंट जिनकी आउटकम डिपेंड करे किसके ऊपर, किसी ऑलरेडी हैपेंड इवेंट के ऊपर या मोर देन वन हैपेंड इवेंट के ऊपर। मीन एक ऐसा इवेंट जिसकी आउटकम, जिसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो किसी प्रीवियस इवेंट की वजह से, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और वो वाले इवेंट्स जिनकी हैपनिंग किसी और इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। पहले समझिए, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर
हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें गिवन दैट हमारे पास बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। तो इसको हमने कैसे निकाला था? ऐसे निकाला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी इसको यूं कर लेते हैं, बी गिवन ए, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो जिस वक्त कंडीशन लग रही होती है तो कंडीशन का मतलब भी क्या होता है, कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऐसे है जो हमारे आउटकम को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा डिपेंडेंट इवेंट के केस में आएगी, सही है। मतलब अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली इक्वल किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के। क्या मतलब कि सर ए की वो प्रोबेबिलिटी है जो ए गिवन बी की है, मतलब बी पहले हैपन हो चुका हो ना हैपन हो चुका हो, इसके ऊपर ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। मीन जो ए अकेले की प्रोबेबिलिटी है वो बी के हैपन होने के साथ भी है, ठीक। तो यहां से आपने एक बात ये याद रखनी है कि दो इवेंट्स उस वक्त इंडिपेंडेंट होंगे, फॉर टू इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। दो इवेंट कब इंडिपेंडेंट होंगे, जब क्या हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी सिंपली किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। मतलब बी हैपन हो चुका हो ना हो चुका हो, वो ए के आउटकम के ऊपर कोई फर्क न डाल रहा हो। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब ए हैपन हो या ना हो, मीन सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों में क्या होती है, सेम होती है। तो जब यूं हो तो ऐसे दो इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को बोलते हैं। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आया था, बताएं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या पहचान है। तो ये उनकी पहली पहचान आपको हमने बताई है। पहली पहचान क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी इवेंट अकेले की हैपन होने की प्रोबेबिलिटी विल बी सेम लाइक इफ एनी प्रीवियस इवेंट हैज हैपेंड, mean the happening of previous event has not affected the outcome of our this particular event। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे दो इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अब जरा यहां से आए, अब मुझे एक बात बताएं, ये वाला फार्मूला जो है देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या था जी हमारे पास, यही था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों जी, ऐसे ही। अब ऊपर हमने क्या कहा, अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है कि नहीं है। ये देखें ना, ये चीज इससे के बराबर है ना। तो मैं क्या करने लगा हूं, इस ए गिवन बी की जगह इसकी मैं ये वैल्यू पुट करने लगा हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी सिंपली किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, इनटू ये देखें बी क्या था, डिवाइजर में था, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाएगा। ये है जी हमारे पास पहला मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या केस, किस सूरत में, जब क्या हो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो। अच्छा, अल्टरनेटली अगर देखें, आप कहते हैं सर हमने ए गिवन बी को यूज नहीं करना, हमने बी गिवन ए को यूज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखें दोबारा, इसी को हम एक और तरीके से प्रूव करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या थी जी हमारे पास, शाबाश, ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही था ना। अब हमें पता है कि बी गिवन है, यहां से देखिए ये बी गिवन है किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो मैं क्या करने लगा, उस बी गिवन ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो क्या सिंपली क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए के, इसको अगला एक स्टेप आगे ले जाएं तो ये ए डिवाइजर में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो दोनों तरीकों से हमारे पास इंडिपेंडेंट सूरत का, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में यही आंसर निकला है, ये और ये। तो यहां से हमें एक दूसरी पहचान पता चली है। सवाल क्या पूछ लेता है अक्सर कि बताएं किस तरह पता चलेगा कि कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो एक हम उसको क्या बताएंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सिंपली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सिंपली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो क्या होंगे, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। या अगर उन दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो सिंपली उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, किसके, ए इंटरसेक्शन बी को ए एंड बी भी लिखा जा सकता है, ए और बी दोनों की आपने। तो जहां भी एंड या और लगता है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। ओके जी। अब आते हैं किस सूरत में, इन केस ऑफ अगर हमारे पास इवेंट कौन से हों, अगर हमारे पास इवेंट्स डिपेंडेंट हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जी, अगर हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट हो तो एक बात समझनी है, वो क्या समझने वाली बात है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। सही हो गया। तो अब फिर दोबारा यही अपने फार्मूलास पकड़े और देखें क्या होगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है जी, ये हमारे पास बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है कि नहीं है, ये याद रख लीजिए। जैसा नहीं है ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम यूं पढ़ते हैं, ए एंड बी पढ़ते हैं। ए और बी दोनों की सक्सेसिव, या सक्सेसिव की जगह ज्यादा बेहतर क्या है, साइमल्टेनियस हैपनिंग। ये ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा सक्सेसिव से भी। बुक्स में सक्सेसिव लिखा होता है लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, साइमल्टेनियस हैपनिंग है। सो ए एंड बी की, और एंड के लिए हमें पता है प्रोबेबिलिटी में क्या यूज करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो देखिए जी, तो हम जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लें तो वही क्या होगी, ए एंड बी की हैपनिंग होगी। बी क्या यहाँ पे डिवाइजर में, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये इक्वल किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। ठीक, तो एक हमारे पास ये सूरत होती है मल्टीप्लिकेशन लॉ की इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, अब यही जो चीज है इसको दूसरे तरीके से हम निकालते हैं। देखिए हमने अभी फार्मूला क्या यूज किया, ए गिवन बी का। अगर मैं ये फार्मूला ये यूज करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो फिर ये क्या होता है, शाबाश, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ऑलरेडी हैपन हो चुका हो। तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हम निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी को अलग करना। तो ये डिवाइजर में जरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। सही हो गया जी। तो ये हमारे पास ये दूसरा हमारे पास थ्योरम। अब इनको याद रखने का तरीका कार क्या है, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कब करेंगे, जब गिवन में ए हो, इस तरह। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में गिवन में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ये दो और एक इंडिपेंडेंट की सूरत में ये दोनों में एक ही केस में होता है। तो टोटल 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं।